जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। हमने 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले की दो वीडियो में हमने न्यूट्रिशन और उसकी अहमियत, न्यूट्रिशन की अहमियत उसके एमसीक्यूज़ किए थे। उसके बाद फिर हमने ओरल कैविटी को देखा था, फिर ओरल कैविटी के हमने एमसीक्यूज़ को भी किया था। क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज़ यही है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ भी आपको कराता जाऊँ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट बेहतरीन होते जाए। तो चले आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जो कि हमारे पास है फेरेंक्स और एसोफेगस, वो जो लेक्चर है वो शुरू करने से पहले मैं आपको जो हमने पहले लेक्चर पढ़े थे उनको एक मरतबा रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमारे पास न्यूट्रिशन का होता था, न्यूट्रिशन इज़ हाउ ऑर्गेनिज्म गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन उस अमल को कहते हैं जिसके दौरान जानदार खुराक हासिल करते हैं या उन्हें यूज़ करते हैं। अब खुराक को हासिल करने या यूज़ करने के लिए ना जानदारों में 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन, खुराक को जिस्म के अंदर लाना है, सब इंजेक्शन कहते हैं हम। दूसरा डाइजेशन, खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने से डाइजेशन कहते हैं हम। तीसरा अब्जॉर्प्शन, खुराक के उन छोटे छोटे हिस्सों को खून में डालना ताकि दूसरे सेल्स तक भी वो पहुंच सके, इसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं। बाद में जब वो दूसरे सेल्स तक पहुंचते हैं और सेल उन्हें यूज़ करते हैं अपनी एटीपी वगैरह बनाने के लिए तो इसे एजिमिलेशन कहते हैं। और जब सेल उन्हें यूज़ करते हैं तो उनमें से जो बेकार मादे रह जाते हैं उन्हें बाहर निकालने का अमल हम क्या कहते हैं जी, इजेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन यानी खुराक हासिल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऐसा खुराक हासिल करने का अमल है जिसमें जानवर अपनी खुराक खुद बनाता है जैसा कि पौधे। और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है, जिसमें जानदार अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता बल्कि वो किसी दूसरे जानदार से हासिल करता है। ठीक है, एक फ़र्क आ गया। अब नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो था पॉलीमर और मोनोमर का फ़र्क। पॉलीमर और मोनोमर से मुराद मैं आपको आम से मिसाल से समझा देता हूँ कि पॉलीमर एक बड़ी चीज़ को कहते हैं जबकि मोनोमर उसी चीज़ के छोटे छोटे हिस्सों को कहते हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक पूरी दीवार को देखेंगे तो हम उसे पॉलीमर कहेंगे और जो उसकी में मौजूद ईंट होगी उसे हम क्या कहेंगे जी, मोनोमर कहेंगे। इसी तरह जो बायोलॉजी की ज़ुबान में पॉलीमर है उनकी मिसाल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीमर है उसका मोनोमर है जी हमारे पास शुगर। जो प्रोटीन एक पॉलीमर है उसका हमारे पास जो मोनोमर है वो है अमाइनो एसिड। और जो हमारे पास फैट्स है एक पॉलीमर, उसका जो हमारे पास मोनोमर है वो है जी फैटी एसिड। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। भाई फिर हमने 7 एमसीक्यूज किए थे, ये आप लोग हमारे पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमने कल पढ़ा था ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है, हमारे पास मुंह का पीछे वाला हिस्सा। ओरल कैविटी से पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। जानदार का जिस्म का वो हिस्सा जो खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होती है लॉन्ग ट्यूब और दूसरे होते हैं सम हेल्पर एसेसरी ऑर्गन। यानी एक लॉन्ग ट्यूब में उसका मेन हिस्सा है और उसके साथ कुछ और उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूब होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से स्टार्ट होते हैं और एनएस तक खत्म होती है। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक खत्म होती है। फिर हमने पढ़ा था ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी क्या होता है, मुंह का पीछे वाला हिस्से से हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। इसमें जुबान, दांत वगैरह सभी शामिल हो जाते हैं। फिर हमने डाइजेशन की दो किस्में पढ़ी थी, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन ऐसी डाइजेशन जिसमें जिस्म का हिस्सा इन्वॉल्व, जैसे कि दांत अगर खुराक को तोड़े तो इसे मैकेनिकल डाइजेशन कहें। केमिकल डाइजेशन जिसमें इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा इन्वॉल्व ना हो बल्कि कोई इंजाइम या खुराक को तोड़े, इसे हम केमिकल डाइजेशन कहेंगे। केमिकल डाइजेशन की हमारे पास मिसाल आ गई थी सलाइवा कि सलाइवा जो है वो हमारे पास केमिकल डाइजेशन करता है। ये हमारे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है लेकिन बल्कि ये एक सक्रीशन है। जब सक्रीशन की मदद से कोई खुराक तोड़ी जाएगी तो उसे हम केमिकल डाइजेशन कहेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था सलाइवा 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन सी चीज़ों पर, वाटर पर मुश्तमिल होता है, म्यूकस पर और सलाइवरी अमाइलेज पर। वाटर और म्यूकस क्या काम करते हैं, वो खुराक को गीला और नरम करते हैं, जबकि सलाइवरी अमाइलेज खुराक में मौजूद जो हमारे पास स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड, यानी ये बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट है। जो हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज है वो इस बड़े कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट जैसे कि माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये भी हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मालिक्यूल का बना हो, और डाइसेकेराइड जो सिर्फ 2 ग्लूकोज मालिक्यूल का बना। पॉलीसेकेराइड की मिसाल हमारे पास है स्टार्च, जबकि डाइसेकेराइड की मिसाल हमारे पास कौन सा है जी, माल्टोज आ गए। ठीक है, इसके बाद हमने स्वेलिंग पढ़ा था। अब जब खुराक में तमाम तरह के अमल हो गए, दांतों ने भी उसे
दांतों ने भी उसे कट कर दिया और उसके बाद उसमें सलाइवा भी मिक्स होगा, तो उसके बाद जो खुराक की हालत बन जाएगी ना, उससे हम क्या कहते होते हैं जी, बोलस कहते होते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। ये भी एक हम शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यू भी आ जाता है कि मुंह में जब दांतों और सलाइवा ने अपना काम कर दिया, उसके बाद जो खुराक का हिस्सा बच जाए, खुराक की जो शक्ल बन जाएगी, उससे हम क्या कहेंगे जी, बोलस कहेंगे। फिर उसके बाद हमने इसके एमसीक्यू देखे थे, वो आप लोग पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं एमसीक्यू देखने के लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी फेरेंस एंड एसोफेगस। अब देखो, खुराक में जो बोलस है ना, वो हमारे मुंह के पीछे वाले हिस्से में अभी तक मौजूद है। वो उसने ना भी डाइजेस्टिव सिस्टम में गया है और ना ही किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया है। तो जो ओरल कैविटी में खुराक होती है ना, वो सबसे पहले ओरल कैविटी से किधर जाएगी? फेरेंस में जाएगी। फेरेंस क्या है? फेरेंस एक रास्ता है। फेरेंस इट इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी। ये समझ लीजिए एक सड़क की तरह है जो आगे जाकर दो सड़कों में डिवाइड हो जाएगी। एक मेन सड़क की तरह है जो आगे जाकर दो सड़कों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इट इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी। इट कनेक्ट्स द ओरल कैविटी टू द एसोफेगस एंड आल्सो कनेक्ट्स द नोज टू द विंड पाइप। के हमारे पास जो होता है ना, ये ओरल कैविटी को दो, ये एक सड़क है जो आकर जाकर दो रास्तों में बदल जाएगी, इसलिए ये ओरल कैविटी को एसोफेगस से और नोज को विंड पाइप से मिलाता है, ठीक है। आगे जाकर इसमें दो में कन्वर्ट हो जाना ना, तो एक जो इसका हिस्सा है वो इसने एसोफेगस की तरफ चल जाना और दूसरे ने ट्रेके जो हमारे पास विंड पाइप है उसकी तरफ चले जाना, ठीक है। फेरेंस क्या है? फेरेंस एक पहले कॉमन रास्ता होता है जो आगे जाकर दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है। एक हमारे पास किधर चल जाता है? हवा की नाली की तरफ, और एक किधर चल जाता है? खुराक की नाली, जिससे एसोफेगस कहते हैं, उसकी तरफ चला जाता है। ये फेरेंस होता है। फेरेंस एक नाली नुमा रास्ता है जो आगे जाकर दो चीज़ों में, या तो वो ट्रेकिया में चल जाएगा या फिर किधर चल जाएगा? एसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन द ओरल कैविटी कंटिन्यूज। कहते हैं कि वो जो केमिकल डाइजेशन जो हमने सलाइवा की मदद से की थी ओरल कैविटी में, वो काम इधर भी हो रहा होता है। यानी कि फेरेंस में सिर्फ केमिकल डाइजेशन होती है, इसमें मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होती। इसमें मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होती, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फेरेंस में कौन सी डाइजेशन होती है? सिर्फ केमिकल डाइजेशन होती है। फेरेंस में मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होती। अब आगे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरेंस। फेरेंस के अहम काम क्या है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले इसका जो मेन काम है वो है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द लंग्स। कि इसका सबसे मेन काम जो ये होता है कि इसने ना खुराक को खुराक की नाली में भेजना है, हवा की नाली में नहीं भेजना। किसमें भेजना है खुराक को? खुराक की नाली में भेजना है, हवा की नाली में नहीं भेजना। तो ये जो काम है ना फेरेंस का, वो किसकी मदद से करता है? वो एक प्लास्टिक कार्टिलेज की मदद से करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एपिग्लोटस कहते हैं। अब आपको मैं एक मिसाल समझा देता हूँ कि हमारे पास जो पीछे कॉमन रास्ता था ना, उससे खुराक फेरेंस से खुराक आगे आ रही थी, ठीक है। अब आगे जाकर खुराक की तो आंखें नहीं है ना, उसने कैसे पता चलना है कि उसने फेरेंस की हवा की नाली की तरफ, जैसा कि ट्रेकिया की तरफ जाना है या खुराक की नाली एसोफेगस की तरफ जाना है? तो इस काम को करने के लिए ना हमारे पास उधर एक बाड़ या एक तरह की चीज़ होती है, जिसे एक तरह कार्टिलेज मौजूद होता है, जिसे हम एपिग्लोटस कहते हैं। वो क्या करता है? वो हमारे पास जो खुराक की नाली है ना, उसको तो खुला रखता है, लेकिन जो हवा की नाली उसे बंद कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो खुराक है ना, वो हमारे पास हवा की नाली में नहीं जाती और खुराक की नाली में चली जाती, जो कि हमारा मेन काम है। अगर खुराक जो हमारी है वो हवा की नाली में चली जाएगी तो बंदा फ़ौरन मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एपिग्लोटस की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। ये एक बाड़ की तरह काम करती है, खुराक को हवा की नाली में नहीं जाने देती, बल्कि ये किधर जाने देती है? खुराक की नाली में, ठीक हो गया। ये मैकेनिज्म किस तरह होता है, मतलब ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब हम इधर से पढ़ लेते हैं। व्हेन सॉल्वेंट फूड पास थ्रू द फेरेंस। जब निकली हुई खुराक फेरेंस से पास करती है द टॉप ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? हवा की नाली। द टॉप ऑफ द ट्रेकिया इज पुश्ड अप अगेंस्ट द एपिग्लोटस। वो ऊपर को होता है एपिग्लोटस की तरफ। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया क्लोजेज एंड सॉलिड फूड पास ओवर इट। इस तरह क्या होता है कि वो ना जो हवा की नाली वो ऊपर होती है, ऊपर एपिग्लोटस मौजूद होता है, तो हवा की नाली की जो ओपनिंग होती है, जिसे हम ग्लोटस कहते हैं, वो क्या होती है? बंद हो जाती है, ठीक। तो आप समझ लें आपने हाथ रखा हुआ और नीचे आपके एक पाइप है। जब आप पाइप को ऊपर करेंगे तो वो पाइप बंद हो जाएगा, उसमें से कोई खुराक या कोई भी चीज़ आगे नहीं जाएगी, ठीक हो गया। चलो एक मतलब फेरेंस को दोबारा कर लेते हैं। फेरेंस एक कॉमन रास्ता है हवा के लिए भी और खुराक, हवा ने भी फेरेंस से आना है, खुराक ने भी फेरेंस से आना है। अब आगे जाकर फेरेंस ने दो रास्तों में बदल जाना है, एक हो जाना है हवा की नाली वाला और एक हो जाना है खुराक की नाली वाला। अब खुराक को किस तरह पता चलेगा कि उसने खुराक की नाली में जाना है? तो उसके लिए क्या काम होता है कि जो हमारे पास खुराक की नाली ना, उसके आगे एक बाड़ आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं जी?
एपिग्लोटस कहते हैं। वो बाढ़ आके आ जाती है, इस वजह से जो खुराक है वो खुराक की नाली में जाती है, हवा की नाली में नहीं आती। वो बाढ़ आगे किस तरह आती है, वो इस तरह नहीं आती कि बाढ़ ऊपर जाकर उसके लग जाएगी, बल्कि जो हवा की नाली होगी वो खुद ऊपर आएगी और उसकी जो ओपनिंग है जिसे हम ग्लोटस कहते हैं, हवा की नाली को ट्रेकिया कहते हैं और हवा की नाली को ओपनिंग को हम क्या कहेंगे जी, ग्लोटस कहेंगे। वो ग्लोटस जाकर एपिग्लोटस से मिल जाता है जिससे वो नाली बंद हो जाती है और खुराक हमारे पास उसके उधर जाने के बजाय खुराक की नाली में आ जाती है। ठीक है, यहाँ जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे वो एक मरतबा दोबारा देख लें। हवा की नाली को, हवा के पाइप को हम क्या कहेंगे जी, ट्रेकिया कहेंगे। और हवा के पाइप की जो ओपनिंग है जिधर से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी वाले पाइप की मिसाल लें तो पाइप को हम क्या कहेंगे, ट्रेकिया, और जिधर से पानी निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोटस। इस तरह हवा की नाली को क्या कहेंगे, ट्रेकिया, और जिधर से वो उसकी ओपनिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोटस। और एपिग्लोटस क्या होगा, जो ग्लोटस के साथ मिलेगा ताकि खुराक उसके ऊपर खुराक उस नाली के अंदर ना चल जाए। ठीक है, और फेनस क्या होता है, फेनस एक कॉमन रास्ता है हवा और खुराक के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ गया एसोफेगस। अब जब खुराक हवा की नाली में नहीं गई तो वो खुराक की नाली में आएगी और उस खुराक की नाली को हम क्या कहेंगे जी, एसोफेगस कहेंगे। उस खुराक की ट्यूब को हम क्या कहेंगे जी, एसोफेगस कहेंगे। और ये कितनी, अब हम एसोफेगस को पढ़ते हैं। इट इज़ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज़ लॉन्ग ट्यूब अबाउट, ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू द स्टमक। ये इसका क्या काम होता है, ये जो इससे पीछे वाली है फेरिंग्स, जिससे आगे वाला हिस्सा स्टमक है, सिर्फ उसको मिलाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसी तरह की भी डाइजेशन एसोफेगस में नहीं होती, किसी तरह की भी डाइजेशन एसोफेगस में नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी। फेनस में किस तरह की डाइजेशन होती है, फेनस में वही केमिकल डाइजेशन होती है जो पीछे ओरल कैविटी में हो रही थी। ओरल कैविटी में कौन सी डाइजेशन होती है, ओरल कैविटी में केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन दो होती है। आपने ये याद रखना है कौन कौन सी डाइजेशन कहाँ होती है। ओरल कैविटी में मैकेनिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। मैकेनिकल दांतों की मदद से होती है, केमिकल सलाइवा की मदद से होती है। उसके बाद जो हमारे पास फेनस आ गया, फेनस में कौन सी डाइजेशन होती है, फेनस में सिर्फ केमिकल डाइजेशन होती है सलाइवा की मदद से। उसके बाद हमारे पास एसोफेगस आ गया। एसोफेगस में कौन सी डाइजेशन होती है, एसोफेगस में किसी भी तरह की डाइजेशन होती है, सिर्फ एक रास्ता फराहम करता है फेरेंक्स से स्टमक तक, फेरेंक्स से स्टमक तक, इसलिए सिर्फ उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कनेक्ट्स फेरेंक्स टू द स्टमक। ठीक है, इसके बाद आ गया पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह आपके घर में टूथब्रश के लिए कोई भी ट्यूब जैसे कोलगेट वगैरह होगी ना, तो जब वो खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं, उससे पीछे से जोर लगाना शुरू कर देते हैं और वो आगे से खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती है और आखिर तक आ जाती है। इसी तरह हमारी जो खुराक की नाली है ना, वो पीछे से जब बंद होना शुरू, पीछे से कंट्रैक्ट यानी कि बंद होना शुरू हो जाएगी तो उसका आगे वाला हिस्सा ओपन होना शुरू हो जाएगा और खुराक पीछे से आगे की तरफ चल जाएगी। ठीक है, जिस तरह आप ट्यूब को पीछे से दबाएंगे ना, पीछे से दबाएंगे तो वो आगे से खुलती जाएगी। इस तरह हम खुराक की नाली में भी ना, जो पीछे से वो आपस में कंट्रैक्ट यानी दबाई जाती है और आगे वाला हिस्सा उसका खुलता रहता है। इस तरह वो खुराक जो है वो पीछे से आगे वाले हिस्से में मुंतकिल हो जाती है, यानी कि एसोफेगस से वो स्टमक में मुंतकिल होती जाती है। व्हेन फूड एंटर्स द एसोफेगस, जब खुराक एसोफेगस में जो कि खुराक की नाली है उसमें दाखिल होती है, सक्सेसिव वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन आर जनरेटेड इन द मस्कुलर वॉल्स के, उसमें सक्सेसिव वेव ऑफ कंट्रैक्शन मतलब कि वो कंट्रैक्ट आपस में मिलती हैं, मतलब वो आप उसमें ये समझ लेंगे वो पीछे से दबाई जाती है। ठीक है, आपस में मिलती है जिससे उनको साइज पीछे से कम हो जाता है और वो आगे से खुलना शुरू हो जाती है। जिस तरह मैंने आपको ट्यूब की मिसाल दी कि अगर आप पीछे से दबाएंगे तो उसका आगे वाला हिस्सा खुलता जाएगा और वो आगे आगे मूव करती जाएगी। सक्सेसिव वेव ऑफ कंट्रैक्शन आर जनरेटेड इन मस्कुलर वॉल्स, उसके जो मसल्स होते हैं वो आपस में कंट्रैक्ट होते हैं, कंट्रैक्ट का मतलब कि छोटा होते हैं, मिलते हैं। ठीक हो गया। These waves of contractions move food along the esophagus to the stomach, ये जो कंट्रैक्शन होती है ये खुराक को एसोफेगस से स्टमक की तरफ मूव करती है। These waves of muscular contraction are called peristalsis, ये जो मूवमेंट होती है मसल्स की, जिसमें वो खुराक मसल्स की मूवमेंट जिसकी वजह से खुराक एसोफेगस से स्टमक की तरफ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं जी, पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने दो टॉपिक पढ़े, फेरेंक्स और एसोफेगस। फेरेंक्स का क्या काम होता है, फेरेंक्स एक कॉमन रास्ता है खुराक और हवा के लिए, आगे जाकर ये दो रास्तों में कन्वर्ट हो जाता है। एक जाता है हवा की नाली की तरफ जिसे ट्रेकिया कहते हैं और दूसरा जाता है खुराक की नाली की तरफ जिसे एसोफेगस कहते हैं। अब मसला ये है कि खुराक को किस तरह पता चलेगा कि उसने खुराक की नाली में जाना है या हवा की नाली में जाना है। तो उसके लिए क्या काम होता है कि हम हवा की नाली को बंद कर देते हैं। हवा की नाली को किस तरह बंद करते हैं, हवा की नाली ऊपर जाती है और वो एपिग्लोटिस से जाकर मिल जाती है। इसका क्या फायदा होता है कि हवा की नाली बंद होती है और खुराक हवा की नाली के बजाय खुराक की नाली में आ जाता है। हवा की नाली का हमारे पास नाम क्या है, ट्रेकिया,
और उसकी जो ओपनिंग है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोटस। और जो चीज़ उन्हें रोकती है या जो चीज़ हवा की नाली को बंद कर देती है उसे हम क्या कहते हैं जी, एपिग्लोटस। ठीक है, तो जब वो हवा की नाली बंद हो जाएगी तो खुराक इधर जाएगी, खुराक सिर्फ खुराक की नाली में जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं जी, खुराक की नाली का क्या नाम है हमारे पास, एसोफेगस। खुराक की नाली को क्या कहते हैं, एसोफेगस। एसोफेगस हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है, इधर किसी की तरह की डाइजेशन नहीं होती। ये हमारे पास इसका सिर्फ काम फेनस को स्टमक से क्या करना है जी, फेनस को स्टमक से अटैच करना है ताकि खुराक फेनस से स्टमक तक जाई जा सके। ठीक है, इसमें सक्सेसिव कंट्रैक्शन होती है। अब सवाल पैदा होता है खुराक एसोफेगस से स्टमक तक किस तरह जाती है। तो मैंने आपको इस तरह मिसाल दी कि जिस तरह आप हमारे पास ट्यूब को पीछे से बंद करते जाते हैं और बागों से खुल कर आगे चली जाती रहती है, इस तरह जो एसोफेगस की नाली वो पीछे से बंद होना शुरू हो जाती है, मसल उसके आपस में मिलना शुरू हो जाता है और वो बंद होना शुरू हो जाती है और आगे से वो खुलना शुरू हो जाती है। इसलिए खुराक पीछे से आगे की तरफ मूव करती है स्टमक की तरफ। इससे हम इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। अब डाइजेशन का एक मरतबा दोबारा दे लेंगे। फेरेंस में किस तरह की डाइजेशन होती है, फेरेंस में सिर्फ केमिकल डाइजेशन होती है। कौन से वाली, जो ओरल कैविटी में होती है, इसमें मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होती। एसोफेगस में कौन सी डाइजेशन होती है, एसोफेगस में किसी भी तरह की डाइजेशन नहीं होती, ये सिर्फ एक पाथवे है। ठीक है, तो अगर आपको इस लेक्चर के समझ लगे तो हम इसके एमसीक्यू की तरफ देखते हैं। उम्मीद है आपके एमसीक्यू सब ही ठीक होंगे। ठीक है, The short tube-like part behind the oral cavity that connects the mouth to the esophagus, वो ट्यूब-लाइक पार्ट जो माउथ को एसोफेगस से कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, क्या उसे हम ट्रेकिया कहते हैं, नहीं ट्रेकिया नहीं कहते। ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया हवा की नाली है, ये माउथ को एसोफेगस से कनेक्ट नहीं करती। क्या उसे फेनस कहते हैं, जी हाँ, उसे हम क्या कहते हैं जी, फेनस कहते हैं। ठीक हो गया, फेनस हमारे पास खुराक मुंह को एसोफेगस से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आ गया द इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द लंग्स इज कॉल्ड। जब इलास्टिक कार्टिलेज हमारे पास टिश्यू है, वो उस टिश्यू को क्या कहते हैं, जो खुराक को हवा की नाली में जाने से रोकता है। हवा की नाली से मुराद ट्रेकिया, और ट्रेकिया से आगे किधर जाएगा, लंग्स में। तो उसने डायरेक्ट लंग्स का जिक्र कर दिया, हवा की नाली का जिक्र नहीं किया। वो कौन सी चीज़ है जो खुराक को हवा की नाली में जाने से रोकती है, क्या वो ग्लोटस है, क्या वो एपिग्लोटस है, या वो स्फिंक्टर है। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, एपिग्लोटस। ग्लोटस क्यों नहीं, ग्लोटस हमारे पास खुराक की नाली क्या ऊपर ओपनिंग है, ये कोई चीज़ नहीं है, इलास्टिक कार्टिलेज नहीं है जो उसे रोकेगा, ये सिर्फ उस नाली का एक हिस्सा है। ग्लोटस नाली का हिस्सा है, जबकि एपिग्लोटस वो टिश्यू है जो खुराक को हवा की नाली में जाने से रोकता है। द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया इज कॉल्ड, ट्रेकिया की जो हमारे पास ओपनिंग है उससे हम क्या कहते हैं, उससे एपिग्लोटस कहते हैं, ग्लोटस कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं, या कार्डियक कहते हैं। हवा की नाली की जो ओपनिंग है उसे हम क्या कहते हैं जी, ग्लोटस कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा जी, बात में क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ह्यूमन एसोफेगस। ह्यूमन एसोफेगस की कितनी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। ये आपके बुक में लिखा हुआ है जी 25 सेंटीमीटर। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5, द सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन दैट मूव फूड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड इंजेक्शन। कि वो कौन सी मूवमेंट है जिसकी वजह से खुराक एसोफेगस से स्टमक की तरफ जाती है, उन मसल कंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं जी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। नो केमिकल डाइजेशन, वो कौन सा होता है जिसमें केमिकल डाइजेशन नहीं होती, तो वो हमारे पास कौन सा जी, एसोफेगस। ओरल कैविटी में तो हमारे पास मैकेनिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। उसके बाद हमारे पास फेरेंस आ गया, फेरेंस में केमिकल होती है, जबकि एसोफेगस में केमिकल डाइजेशन नहीं होती, ना ही इतनी हद तक मैकेनिकल होती है, सिर्फ कुछ हद तक मैकेनिकल हो सकती है। तो ये हमारे पास 6 MCQ थे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपने लाइव क्लास लेनी हो या किसी भी तरह की आपको कोई मसला आ रहा हो, किसी भी तरह के कंसेप्ट में, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, तो आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह।